हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th साइंस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर संख्या 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजी यौगिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, हिंदी में बोलते हैं इसको उपसहसंयोजी यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उपसहसंयोजिक यौगिक। अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम उपसहसंयोजी यौगिकों की पढ़ेंगे परिभाषा, और इन उपसहसंयोजी यौगिकों की शब्दावली। फिर हम पढ़ेंगे लिगेंड, लिगेंडों के प्रकार, उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। इसमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है, इनके जो भी उपसहसंयोजी यौगिक होंगे उनका IUPAC नामकरण। फिर हम करेंगे उपसहसंयोजी यौगिकों में समावयवता। इसके बाद में होगी एक VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन्हीं यौगिकों की। फिर होगी इनकी CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रिस्टल क्षेत्र विवर्त, और VBT को बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये पढ़ने के बाद में लास्ट में पढ़ेंगे हम उपसहसंयोजी यौगिकों के उपयोग, यानी इनके हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या क्या उपयोग हैं, इन उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे। यानी उपसहसंयोजी जो यौगिक हैं वो दैनिक जीवन में हमारे किस प्रकार से काम में आ रहे हैं, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम मैं ले रहा हूँ कुछ परिभाषाएं हैं। पहली है आणविक या योगात्मक यौगिक। आणविक या योगात्मक यौगिक। अब देखिए क्या होते हैं, कोई भी दो या दो से अधिक अणु या फिर आयन, या तो होंगे अणु या फिर होंगे कोई भी यौगिक या आयन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे अणु या यौगिक होंगे जो स्थायी होते हैं और वो आपस में जुड़ के और एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर लेते हैं। उस क्रिस्टल संरचना को ही आणविक या फिर योगात्मक यौगिक कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक, एक से तो बनेगा नहीं, यानी जब दो या दो से अधिक अणु या यौगिक, अणु या फिर यौगिक जो स्थायी होते हैं, कैसे होने चाहिए, ये स्थायी होने चाहिए। जब दो या दो से अधिक अणु या यौगिक जो स्थायी
होते हैं आपस में मिश्रित होकर एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उसे ही हम आणविक या फिर योगात्मक यौगिक कहते हैं। जैसे फिटकरी है, मोर लवण है, कार्नेलाइट हैं, ये सभी योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। देखें, जैसे पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और जल के मॉलिक्यूल ले रहे हैं 24। ये भी यौगिक है, ये भी यौगिक है। दो हो सकते हैं, फिर दो से अधिक। ये जल है। अब ये आपस में मिलेंगे और बनाएंगे K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, और इसको हम क्या बोलते हैं? फिटकरी, या इसे बोलते हैं पोटास, या इसी का ही नाम होता है एलम। ठीक है, या तो फिटकरी या फिर पोटास या फिर इसी को ही बोला जाता है एलम। अब देखिए इसमें, जैसे मोहर लवण का नाम सुना होगा आपने, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट और जल का मॉलिक्यूल। ठीक है, फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस H2O, और जल के कितने मोल हैं? 6। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, और इसको ही बोला जाता है मोहर लवण, जो आपके प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन के काम में आता है। KMnO4 के साथ में इसकी टाइट्रेशन की जाती है, अनुमापन। ये भी कैसा यौगिक है? योगात्मक। योगात्मक का मतलब इनका आपस में क्या हुआ? योग हुआ, जुड़े हैं। कौन? दो या दो से अधिक यौगिक। ठीक है, एक होता है कार्नेलाइट, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 जल के मॉलिक्यूल, ये भी आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट, जो कि कैसा यौगिक है? योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि जब दो या दो से अधिक अणु या यौगिक जो स्थायी होते हैं वो आपस में मिश्रित होकर एक क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, या जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उस यौगिक को ही योगात्मक यौगिक कहते हैं। अब जो ये योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो संकुल और एक होते हैं जटिल। तो पहले अपन जटिल के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो योगात्मक यौगिक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इनके अंदर इनके प्रकार, योगात्मक या आणविक यौगिकों के प्रकार, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होते हैं जटिल, जिनको दिक् या फिर जालक यौगिक भी बोलते हैं, और दूसरे होते हैं संकुल यौगिक। एक तो होते हैं जटिल, दिक् या फिर जालक यौगिक, या तो बोल देंगे जटिल लवण, या फिर बोल देंगे इनको दिक् लवण, या फिर बोल देंगे जालक यौगिक, और दूसरे होते हैं संकुल यौगिक। तो हम पहले पढ़ते हैं जो ये जटिल लवण हैं इनके बारे में। देखिए डेफिनेशन देखी जाए
तो ऐसे यौगिक जिनका स्थायित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है और जलीय अवस्था में ये आयनों में विभाजित हो जाते हैं, उनका हम बोलेंगे जटिल, दिक या फिर जालक। यानी स्थायित्व कौन सी अवस्था में रहेगा? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में तो वो यौगिक जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे, लेकिन जैसे ही इनका विलयन बनाया जाएगा तो विलयन के अंदर ये अपने आप ही आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जैसे फिटकरी है और मोल लवण है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे फिटकरी का फॉर्मूला K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ठीक है, यही होता है। अब देखिए जलीय विलयन में ये आयनों में विभाजित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पोटेशियम कितने हैं? 2, तो ये बन जाएगा 2K+। आगे देखिए एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +3, तो ये हो जाएगा 2Al+3। फिर आगे देखिए सल्फेट, 3 तो ये रहे, 1 ये रहा, कितने हो गए? 4। सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है? -2, तो ये हो जाएगा 4SO4 -2 प्लस, अब बचा क्या? जल के मॉलिक्यूल, तो ये जल ऐसे कैसा बाहर निकल जाएगा 24H2O। अब देखिए जब तक ये ठोस अवस्था में है यानी किसी विलयन के संपर्क में नहीं आ रहा है तब तक तो ये है फिटकरी, और जैसे ही यह जलीय विलयन या जल के संपर्क में आया तो किस में टूट गया? आयनों में, धनायन और ऋणायन। यानी ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है, जलीय विलयन अवस्था में वे आयनों में विभाजित हो जाते हैं, उनको हम जटिल लवण, दिक लवण या फिर जालक यौगिक कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें तो देखिए मोल लवण FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, यही होता है मोल लवण। अब ये मोल लवण आगे टूटेगा, जलीय विलयन अवस्था में जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो इसी फिटकरी की तरह जलीय विलयन, देखिए इसमें अलग अलग देख लीजिए, F ही कितना है यहाँ? 1 ही। अब FeSO4 है तो यहाँ Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होगी? क्योंकि SO4 होता है -2 और Fe होता है +2, तभी तो इनके नीचे इनकी ऑक्सीजन अवस्था नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ Fe है +2 अवस्था में, तो ये हो जाएगा Fe +2 प्लस NH4 कितने हैं? 2, तो ये हो जाएगा 2NH4 और इसके ऊपर प्लस। अब आगे देखिए अमोनियम आयन हो गया, सल्फेट 1 तो ये रहा, 1 ये रहा, कितने? 2 का मतलब ये हो जाएगा 2SO4 -2 प्लस 6H2O, ठीक है। ऐसे ही कार्नेलाइट है वो भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ये है मोल लवण। तो देखिए ठोस अवस्था में अस्तित्व में रहेंगे और विलयन अवस्था के अंदर ये अपने आयनों के अंदर विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसे यौगिक को बोलते हैं दिक या जटिल या फिर जालक यौगिक। दूसरा आता है संकुल यौगिक। संकुल यौगिक में देखना जटिल का तो अस्तित्व था केवल ठोस अवस्था में, लेकिन जो संकुल यौगिक होते हैं उनका अस्तित्व ठोस अवस्था में तो होता ही है, उसके साथ साथ में विलयन अवस्था के अंदर भी इनका अस्तित्व होता है। यानी ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलयन अवस्था में भी अस्तित्व होता है, उन यौगिकों को हम संकुल यौगिक कहते हैं।
अब अगर ये संकुल यौगिक विभाजित होंगे तो इनमें एक तो बनेगा धनायन और दूसरा बनेगा ऋणायन। अब ये जो जलीय विलीन अवस्था के अंदर हैं ये आयनों में विभाजित नहीं होंगे, केवल धनायन और ऋणायन, एक तो बनेगा पूरा का पूरा संकुल। देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक फॉर्मूला है, एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखिए ये टूटेगा तो यहाँ पोटेशियम कितने हैं 4, ये टूटेगा 4K प्लस अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो एक संकुल के रूप में रहेगा। पहला धनायन बन गया, अब ये ऋणायन पूरा का पूरा एक संकुल में रहेगा। उसमें क्या हो रहा था, पूरे जो आयन है वो टूट रहे थे, इसमें ऐसा नहीं होगा। तो ये बनेगा आगे FeCN6 और ये -4। तो देखिए यहाँ पे ये तो बन गया धनायन और ये बन गया ऋणायन। तो ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था में भी होता है और जलीय विलीन अवस्था में होता है, लेकिन ये यौगिक जलीय विलीन अवस्था के अंदर पूर्णतया आयनों में विभाजित नहीं होते। पूर्णतया आयनों में विभाजित होते तो यहाँ Fe भी अलग होता और Cn भी अलग होता, लेकिन इनमें होता क्या है, धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है और धनायन व ऋणायन में से एक हमेशा संकुल के रूप में उपस्थित होता है, इस प्रकार से टूटता है। अगला एग्जाम्पल देखें तो देखिए एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, जैसे COCN6 और ये Cl3, IPC नाम इनके आगे आएंगे, नियम उन्हें बताएंगे आपको। अब ये देखिए टूटेगा तो इसमें ये तो संकुल ऐसा कैसा रहेगा और ये अलग से टूट जाएगा, ये ऋणायन है और ये इसमें धनायन है। तो देखिए ये टूटेगा CO कोबाल्ट CN6, अब ये Cl3 कितने हैं 3 हैं और Cl के ऊपर चार्ज क्या होता है माइनस। अब इनको तोड़ते हैं तो विपरीत चार्ज लगाया जाता है, जैसे 3 Cl माइनस के हटेंगे तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा प्लस के 3, ये याद ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पोटेशियम क्या था धनायन था और ये प्लस का था तो इसके ऊपर चार्ज किसका आया माइनस का, ठीक है। और कितने हटे धनायन 4, तो माइनस के 4 चार्ज हो गए। तो ऐसे ही यहाँ होगा, ये हो जाएगा माइनस था तो इधर होगा +3 और +3 Cl माइनस। तो यहाँ तो देखिए जो संकुल था वो ऋणायन था और यहाँ संकुल क्या है धनायन और ये हो गया ऋणायन। शायद आ गया होगा समझ में। संकुल यौगिक यानी ऐसे यौगिक जिनका अस्तित्व ठोस अवस्था के साथ साथ जलीय विलीन अवस्था में भी होता है और वे यौगिक जलीय विलीन अवस्था में पूर्णतः आयनों में विभाजित नहीं होते। उन यौगिकों में जलीय विलीन अवस्था के अंदर अगर प्रवाहित किया जाता है तो एक धनायन और एक ऋणायन बनता है, दोनों में से कोई भी एक संकुल प्राप्त होता है, ठीक है। इनको हम बोलेंगे संकुल यौगिक। अब आगे आता है आपके उपसहसंयोजी यौगिक। जो पीछे आपको डी ब्लॉक के जो गुण थे उनमें भी इसकी परिभाषा बताई थी आपको कि जो डी ब्लॉक यानी जो संक्रमण तत्व हैं वो संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऐसा बताया था। संकुल का मतलब होता है वो उपसहसंयोजी यौगिक, बताया था, चाहे संकुल बोल दो चाहे उपसहसंयोजी यौगिक बोल दो। तो देखें उपसहसंयोजी यौगिक या बोल सकते हैं संकुल यौगिक। अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा था COCN6 Cl3, ये उपसहसंयोजी यौगिक है, ठीक है। जो बड़े कोष्टक में लिखे जाते हैं वो हमेशा उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसको बोलेंगे केंद्रीय धातु, ठीक है। और ये होता है लिगेंड, ये होती है इसकी समन्वय संख्या जो अभी शब्दावली में बताएंगे।
अब देखिए, जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से, ठीक है, जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से निश्चित संख्या में या निश्चित अनुपात में कोई अन्य परमाणु, अब अन्य परमाणु धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है, ठीक है, कोई अन्य परमाणु उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक संकुल संरचना का निर्माण करता है, जिसे उपसहसंयोजी यौगिक या फिर संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक है। जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से कोई अन्य परमाणु उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक संकुल संरचना का निर्माण करता है, जिसे उपसहसंयोजी यौगिक या फिर संकुल यौगिक कहते हैं। यह हो गई उपसहसंयोजी यौगिकों की शब्दावली। अब ये उपसहसंयोजी बंध क्या होता है? उपसहसंयोजी बंध ये संकुल यौगिकों में बनता है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसमें दाता और ग्राही दो परमाणु होते हैं। जो धातु होती है उसके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, तो धातु तो इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी? ग्रहण। तो धातु तो हो गई ग्राही, और ये जो लिगेंड है, जो अन्य परमाणु जुड़ रहा है, ये क्या हो गया? दाता इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो देखिए, जब इस केंद्रीय धातु के साथ में बंध को क्या बोलेंगे कि जब केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अन्य परमाणु जो उदासीन हो, चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, वह जिस बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, तो बंध यही होगा, उपसहसंयोजी को तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जिस बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है उसे हम उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। जब किसी धातु परमाणु से कोई अन्य उदासीन या ऋणावेशित परमाणु जिस बंध द्वारा जुड़कर एक संकुल संरचना का निर्माण करता है, उस बंध को ही उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। या फिर सीधा बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड जिस बंध द्वारा जुड़ता है, उस बंध को हम उस बंध को हम बोलेंगे उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उपसहसंयोजी बंध की शब्दावली, उपसहसंयोजी यौगिकों की, बंध की नहीं, उपसहसंयोजी यौगिकों की शब्दावली। उपसहसंयोजी यौगिकों की शब्दावली। अब देखिए, शब्दावली में जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वही COCN6Cl3, ये कोई यौगिक है। शब्दावली का मतलब इनको हम किस प्रकार से क्या क्या कह के प्रदर्शित करेंगे। तो जो यहां से यहां तक ये भाग, इसको बोलते हैं समन्वय मंडल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? समन्वय मंडल। और जो बाहर है Cl3, इस कोष्टक से बाहर वाला भाग, जो ये भाग है, इसको हम बोलेंगे आयन मंडल, ठीक है। ये आयन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो धातु है, ये धातु हमेशा डी ब्लॉक की होती है, ठीक है। डी ब्लॉक में अपन ने पढ़ा कि ये संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, पढ़ाते हैं नहीं। तो ये धातु किसकी होगी? हमेशा डी ब्लॉक की। इसको बोलेंगे हम केंद्रीय धातु। और जो छोटे कोष्टक में होता है, इसको अपन बोलते हैं लिगेंड। और जो लिगेंड जितनी संख्या में होते हैं उसको बोलते हैं समन्वय संख्या।
या फिर इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजी संख्या, या तो समन्वय संख्या या फिर इसको बोल देंगे उपसहसंयोजी संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो आप तो समन्वय संख्या ध्यान में रखना, ठीक है, या इसी को बोलते हैं उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजक संख्या। अब देखिए ये हो गई इनकी शब्दावली, अब इनको परिभाषित करेंगे, ठीक है। अब परिभाषा के लिए सर्वप्रथम लेते हैं जैसे समन्वय मंडल को, कि समन्वय मंडल क्या होता है। तो देखिए ये तो हो गया धातु परमाणु, ये हो गया लिगेंड, ठीक है। तो देखिए समन्वय मंडल की परिभाषा, जब किसी धातु परमाणु से कोई अन्य परमाणु निश्चित अनुपात में उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर जिस संकुल संरचना का निर्माण करता है उसे समन्वय मंडल कहते हैं। कहने का मतलब परिभाषा वैसी है जैसी उपसहसंयोजी यौगिक की थी। देखिए दोबारा से, किसी धातु परमाणु से कोई अन्य परमाणु निश्चित अनुपात में उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर जिस संकुल संरचना का निर्माण करता है उसे समन्वय मंडल कहते हैं। आयन मंडल, तो उपसहसंयोजी यौगिकों में समन्वय मंडल के बाहर उपस्थित जो भी होता है उसको हम आयन मंडल कहते हैं। अगली परिभाषा होगी केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु यानी किसी संकुल यौगिक में लिगेंड जिस किसी धातु के साथ में जुड़ा हुआ होता है उसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु के साथ में कौन जुड़ रहा है? यहाँ पे लिगेंड जुड़ रहा है, और किसके द्वारा जुड़ रहा है? उपसहसंयोजी बंध द्वारा। तो ये बोल सकते हैं कि संकुल यौगिकों में लिगेंड उपसहसंयोजी बंध द्वारा जिस किसी परमाणु के साथ जुड़ता है उसको हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अगली परिभाषा, लिगेंड क्या होता है? तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए अन्य परमाणु को लिगेंड कहते हैं। आगे बात समझे, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए अन्य परमाणु को लिगेंड कहते हैं। फिर आगे है समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या। तो संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जिस निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं या जिस संख्या में जुड़े हुए होते हैं उस संख्या को ही समन्वय संख्या कहते हैं। आगे सभी की परिभाषा समझ में। ये हो गई इनकी शब्दावली। समन्वय मंडल हो गया, केंद्रीय धातु परमाणु, लिगेंड, समन्वय संख्या और ये आयन मंडल। अब देखें उपसहसंयोजी यौगिकों में मुख्य देखा जाए तो एक तो होता है लिगेंड और एक होती है केंद्रीय धातु। अब आपने लुईस अक्सार और लुईस अमल पढ़े होंगे। लुईस अक्सार यानी इलेक्ट्रॉन दाता और लुईस अमल का मतलब इलेक्ट्रॉन गराई। तो देखिए इसमें धातु और लिगेंड, धातु के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, ठीक है। क्या उपस्थित होगा धातु के पास में? रिक्त डी कक्षक। तो ये इलेक्ट्रॉन देंगी या ग्रहण करेंगी? ग्रहण करेंगी। देंगी कहाँ से? है ही नहीं। तो देखिए ये तो होती हैं इलेक्ट्रॉन गराई। कौन? धातु। और लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, दान करते हैं। तो लिगेंडों को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन दाता। अब देखिए लुईस नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्टर के आधार पर ही परिभाषा दी थी कि जो यौगिक इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं वो तो होते हैं लुईस अक्सार, और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं लुईस अमल।
तो संकुल यौगिकों में धातु को तो हम बोल सकते हैं लुईस अमल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और लिगेंड है, इसको बोल देंगे हम लुईस क्षार। ठीक है, धातु को तो क्या बोलेंगे, लुईस अमल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। लिगेंड को बोलेंगे लुईस क्षार, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं लिगेंडों के प्रकार। जैसे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंड किस किस प्रकार के होते हैं। लिगेंड हमेशा कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले। लिगेंड यही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो देखिए, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगेंडों के प्रकार। तो देखिए, पहले लेते हैं हम एक दंतुक लिगेंड। सभी की परिभाषा एक ही बार बता देता हूं, कॉमन। एक दंतुक यानी जिसमें एक दाता परमाणु हो। फिर आएगा द्विदंतुक, जिसमें दो दाता परमाणु। त्रिदंतुक, तीन दाता परमाणु। चतुर्दंतुक, पांच दाता परमाणु। चतुर्दंतुक में चार दाता परमाणु। पंचदंतुक, पांच दाता परमाणु हो। और षटदंतुक, छह दाता परमाणु हो। तो देखिए, इसमें जैसे H2O है, NH3 है। अब H2O के अंदर तो है ऑक्सीजन, ये है दाता परमाणु, क्योंकि लोन पेयर इसी के ऊपर पाए जाते हैं। और NH3 में है नाइट्रोजन। कैसे हैं दाता परमाणु, देखिए, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और इनसे जुड़ जाते हैं एक एक हाइड्रोजन। जल की यही संरचना होती है। अब इसके पास में क्या बच रहे हैं, लोन पेयर। इन लोन पेयरों को ये आसानी से क्या कर देता है, दान कर देता है। तो इसमें दाता परमाणु कितनी हुई, कुल परमाणु तो है 3, लेकिन दाता कितना है, केवल 1। ऑक्सीजन तो है। NH3 में देखिए, नाइट्रोजन के जो बाह्यतम कोश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और 3 के साथ में क्या जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक क्या बच गया इसके पास में, लोन पेयर। लोन पेयर बोलते हैं एबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उनको बोलते हैं एबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में बोलते हैं इनको लोन पेयर। ठीक है, आगे बात समझे। तो जिनमें एक दाता परमाणु हो, उनको हम बोलेंगे एक दंतुक लिगेंड। अगला आता है द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, कितने दाता परमाणु होंगे, 2 दाता परमाणु होंगे। जैसे एथिलीन डाइएमीन, CH2 CH2 NH2 और ये NH2, इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको EN। अब इसमें 2 दाता परमाणु कौन से हुए, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 होते हैं, तो कार्बन तो 4 बंद बना रहा है। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में होते हैं 5, लेकिन नाइट्रोजन बंद देखिए 2 तो हाइड्रोजन के, एक ये 3 ही बना रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन काम में आए, 2 इसके पास में फ्री बचे हुए, इसके पास में भी 2 फ्री बचे हैं। तो इसमें इधर वाला एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन इधर वाला, दोनों किसका कार्य कर रहे हैं, दाता का। तो कितने दाता परमाणु हुए, 2 हैं। तो दोनों समान नाइट्रोजन ही हैं, लेकिन संख्या में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक है ऑक्सीलेटो, जैसे COO- और COO-। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कार्बन कितने इसमें, 2, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 4, और माइनस चार्ज कितने इसमें, 2, तो C2O4-2। इसको बोला जाता है ऑक्सीलेटो, याद रखने पड़ेंगे आप।
अब इसमें एक ऑक्सीजन तो ये और दूसरा ये दोनों किसका कार्य कर रहे हैं? दाता का, यानी माइनस चार्ज है और इनके पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से धातु परमाणु को दान कर सकते हैं। एक होता है ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेटो को शॉर्ट में बोलते हैं OX, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए ग्लाइसिनेटो, NH2 CH2 COO माइनस, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो, शॉर्ट में बोलते हैं इसको GLY। ठीक है, ये है ग्लाइसिनेटो। अब इसमें दाता परमाणु देखिए, एक तो हो गया ये नाइट्रोजन और दूसरा ये माइनस चार्ज वाला हो जाएगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन भी आता है ग्लाइसिनेटो में कितने दाता परमाणु होते हैं? तो दो, एक तो नाइट्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। क्लियर। अब अगला होता है त्रिदंतुक लिगेंड, कितने दाता परमाणु होंगे? 3 हो जाएंगे। त्रिदंतुक लिगेंड, इसका एग्जाम्पल है जैसे डाई एथिलीन ट्राई एमीन, इसका एग्जाम डाई एथिलीन ट्राई एमीन। एथिलीन डाईएमीन क्या होता है? पहले बड़ा CH2 NH2 और इधर NH2, ये तो हो गया एथिलीन डाईएमीन। अब ये क्या? डाई एथिलीन, तो ये एथिलीन कितने होंगे? 2 होंगे। ट्राई एमीन यानी ये नाइट्रोजन वाले कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो इसी सूत्र में होगा CH2 और इधर लग जाएगा NH2, तो हो गया डाई, तो क्या हो गया? एथिलीन, और देखिए ट्राई क्या हो गया? एमीन। अब इसमें दाता परमाणु देखिए, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तीनों के तीनों नाइट्रोजन। ठीक है, तो कौन सा दंतुक लिगेंड हुआ है? त्रिदंतुक लिगेंड। एक होता है एमिनो डाई एसीटेटो, एमिनो डाई एसीटेटो, ये देखिए अमोनिया होता है NH3। ठीक है, एमिनो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, जिसमें से एक से तो हाइड्रोजन जुड़ गया। एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। एसीटेट क्या होता है? CH3COO माइनस। अब ये लिखा है एसीटेटो, यानी इससे बंद बनाएगा तो इसका एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, ये फिर ये हो गया एसीटेटो। यही इधर जुड़ रहा है और ये एक यही इधर जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इसमें एमिनो डाई एसीटेटो। अब इसमें दाता परमाणु देखिए, एक तो ये ऑक्सीजन, एक यहाँ नाइट्रोजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन। कितने दाता परमाणु हो गए? 3 दाता परमाणु। अगला लिगेंड देखिए, चतुर्दंतुक लिगेंड। चतुर्दंतुक में कितने होंगे? कितने दाता परमाणु होंगे? 4 दाता परमाणु। चतुर्दंतुक लिगेंड। देखिए एथिलीन डाईएमीन में कितने थे? 2। डाई एथिलीन ट्राईएमीन में कितने थे? 3। तो एक और बढ़ा दें, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। टेट्राएमीन का मतलब एमीन कितने आएंगे इसमें? 4, और एथिलीन कितने आएंगे इसमें? 3 आ जाएंगे। तो देखिए CH2NH CH2 और ये NH2 और इधर भी ये NH2। एमीन देखिए कितने हो गए? 4 हो। टेट्रा का मतलब 4, 1 2 3 और एक वो लास्ट 4 हो गए।
ट्राई एथिलीन यानी एक, ये दो और ये तीन। अब दाता परमाणु देखिए, ये यहाँ पे ये और यहाँ पे हो गए, और नाइट्रोजन है यानी कितने दाता परमाणु हो गए? 4। इसलिए इसको बोलेंगे चतुर्धातु के लिगेंड। एक होता है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, एक एग्जाम्पल है नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। फॉर्मूला होगा N, एसीटेटो यानी CH2COO माइनस CH2, चाहे सीधा लिख दो इसके साथ में, CH2COO माइनस CH2COO माइनस और CH2COO माइनस। इसको बोलेंगे नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। इसमें दाता देखिए, एक तो हो गया ये नाइट्रोजन और 3 हो गए ये ऑक्सीजन, तो हो गए 4। अगला देखिए पंचदंतुक लिगेंड। पंचदंतुक में कितने दाता परमाणु होंगे? 5 हो जाएंगे। पंचदंतुक लिगेंड, इसका एग्जाम्पल है EDTA -3। इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो। एसीटेट कितने होंगे? 3 होंगे। एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला CH2 CH2 NH2 और ये हो गया NH2। देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही आसानी से बना सकते, हो गया एथिलीन डाइएमीन। अब ट्राई एसीटेटो, एसीटेट जुड़ेंगे इसमें कितने? 3, तो इसके दोनों हाइड्रोजन हटा दो और इस पे लगा दो CH2COO माइनस CH2COO माइनस, 2 तो हो गए। एक इधर लगा दो नाइट्रोजन के साथ और एक हाइड्रोजन को ऐसे कैसा रहने दो, तो ये हो जाएगा CH2COO माइनस। तो देखिए नाम हुआ एथिलीन डाइएमीन, तो ये हो गया, और 1 2 3 यानी ट्राई एसीटेटो। बना सकते हो आसानी से, रटने की आवश्यकता है नहीं। अब इसमें दाता देखिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 परमाणु हो गए दाता। ठीक है, अब अगला है, लास्ट है षटदंतुक लिगेंड या षष्टदंतुक लिगेंड। षष्ट बोल दो चाहे षटदंतुक लिगेंड बोल दो, यानी इसमें दाता परमाणु कितने होंगे? 6 होंगे। इसमें क्या होगा? EDTA शॉर्ट में बोलते हैं, इसके लग जाएगा -4। ठीक है, और ट्राई के स्थान पे हो जाएगा टेट्रा। बात को ध्यान से समझना, ट्राई के स्थान पे क्या हो जाएगा? टेट्रा। अब इसमें एसीटेटो कितने आएंगे? 4 होंगे। तो इसमें देखिए 3 तो पहले से जुड़े हुए, एक यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके स्थान पे और लगा दो, तो हो जाएगा CH2COO माइनस, और कितने दाता परमाणु हो गए? 6 दाता परमाणु हो गए। इस कारण इसको बोलते हैं षष्टदंतुक लिगेंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? षष्टदंतुक लिगेंड। ये हो गए दाता परमाणु के आधार पर आज के लिगेंड जो आपको तैयार करने हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त है।